हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इस टॉपिक के बिना ये चैप्टर एकदम इनकम्प्लीट माना जाता है कि जितना भी न्यूमेरिकल सेगमेंट है वो मोस्टली वांट ऑफ फैक्टर पर बेस्ड है। तो आइए सीखते हैं वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है और इसका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से क्या रिलेशनशिप होता है। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती हैं, उनकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो अगर मैं किसी सोल्यूट को किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मिक्स करूं और वो सोल्यूट वहां पर जाकर डिसोसिएट हो जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने के कारण कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आएंगी वो उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आएंगी क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए हैं। और इसके उलट अगर कोई सोल्यूट पार्टिकल सोलेंट में जाके एसोसिएट हो जाता है या जुड़ जाता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे और उसके कारण कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज भी कैलकुलेटेड वैल्यूज से कम आएंगी। तो इस केस में ये जो वैल्यूज आती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज वो थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यूज से ज्यादा भी आ सकती हैं और कम भी आ सकती हैं। अगर पार्टिकल डिसोसिएट होगा तो ये वैल्यूज ज्यादा आएंगी और अगर कोई पार्टिकल एसोसिएट होगा तो ये वैल्यूज क्या आएंगी, कम आएंगी। तो वांट ऑफ फैक्टर इज व्हाट? वांट ऑफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यूज। प्रैक्टिकली जो वैल्यू आती है उसका और जो आप कैलकुलेट करके वैल्यूज निकालते हैं उनका रेशियो क्या कहलाता है? वांट ऑफ फैक्टर कहलाता है। तो अगर कोई सब्सटेंस डिसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने से ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ज्यादा आएंगी। एक एक करके देखते हैं। रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर। ये देखिए I इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी OCP एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी CCP। ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज को एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं और कैलकुलेटेड को थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। तो अगर कोई पार्टिकल डिसोसिएट होगा, जैसे NaCl पानी में जाके Na और Cl में डिसोसिएट हो जाता है, तो उस केस में जो एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आएंगी वो वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि NaCl अगर पानी में 100% आयनाइज हो गया तो मान लीजिए आपने 1 मोल NaCl डाला तो डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB में KB इंटू M में मोलैलिटी मान लीजिए आपकी आ रही है X, पर क्योंकि ये पार्टिकल वहां जाके डबल हो गए तो क्या मोलैलिटी की एक्चुअल वैल्यू डबल नहीं हो जाएगी? इस कारण से जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएंगी वो कैलकुलेटेड से ज्यादा आएंगी, तो I की वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी होगी। ऐसे ही अगर कोई पार्टिकल किसी सॉल्वेंट में जाके एसोसिएट हो जाए, जुड़ जाए, तो जब भी पार्टिकल जुड़ते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं और जब पार्टिकल्स का नंबर कम हो जाएगा तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी कैलकुलेटेड कंपैरेटिवली क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी और उस केस में I की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1 से कम आएगी। यानी कि 3 कंक्लूजन तो मैं निकाल ही सकता हूं। जब पार्टिकल, कौन? सोल्यूट पार्टिकल किसी सॉल्वेंट में जाके डिसोसिएट होगा तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेटेड से ज्यादा हो जाएंगी और अगर ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटेड से ज्यादा हो जाएंगी तो I 1 से बड़ा होगा। सेकेंड केस, अगर कोई सोल्यूट पार्टिकल किसी सॉल्वेंट में जाकर एसोसिएट हो जाए तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम आएंगी और अगर ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज की वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से कम आएंगी तो I की वैल्यू 1 से कम होगी। तीसरा केस भी पॉसिबल है, जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वाटर में, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया वगैरह, ये पानी में जाके ना तो डिसोसिएट होते ना एसोसिएट होते, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है वही होती है जो कैलकुलेटेड वैल्यूज होती हैं। और अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर आ जाएंगी तो उस केस में I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं ऐसा क्या है और किस तरह से मैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को रिलेट करता हूं। बच्चों, आप लोग जानते ही हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई भी फॉर्मूला उठा लो। मान लीजिए मैं उठाता हूं पाई इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं उठाता हूं पाई इज इक्वल टू CRT। C क्या होती है? मोलैरिटी होती है। तो मोलैरिटी कैसे आती है? W/M इंटू 1/V RT। मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दिया। अब मान लीजिए 2 सब्सटेंस डाल दिए मैंने, एक का है मास W1, एक का है W2 और ये दोनों मैंने इक्वल कर दिए और मैंने दोनों सब्सटेंसेस को अलग अलग सेम वॉल्यूम सॉल्वेंट में डिसोल्व किया है। एक सब्सटेंस A है, एक सब्सटेंस B है, इन दोनों की सेम अमाउंट ली W ग्राम और इस सेम वाटर अमाउंट में दोनों को डिसोल्व कर दिया। तो क्या इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू आएंगी वो इनके मोलिकुलर मास पे डिपेंड नहीं करेंगी? क्या मैं आपको कह सकता हूं कि पाई प्रोपोर्शनल टू 1/m? अगर डिफरेंट सब्सटेंस डाले हुए हैं
अगर आपने दो डिफरेंट सब्सटेंस के सॉल्यूशन बनाए हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बस अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और आई आप कहते हो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप उल्टा कहा करेंगे मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में हम कहेंगे कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। और अगर ये दोनों एक जैसी टर्म हैं तो अगर ओसीपी बड़ा होगा सीसीपी से तो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ज्यादा बड़े होंगे ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास से, इसलिए मैंने लिखा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास बड़े होंगे ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास से। किस केस में? डिसोसिएशन के केस में। और एसोसिएशन में उल्टा हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जो आएंगे वो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास से क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो आप आई को दो तरह से डिफाइन कर सकते हो, या तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रेशियो ले लो, या उल्टा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास का रेशियो ले लो। दोनों से ही आपके क्या आ जाएंगे? वॉन टू फैक्टर आ जाएंगे। कई बार स्टूडेंट्स को एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ये टर्म समझ नहीं आती कि सर हर सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास तो फिक्स होता है, तो आप किस बेस पे इसको एबनॉर्मल बोल रहे हो? एबनॉर्मल का मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई सब्सटेंस पानी में जाके सपोज डिसोसिएट हो गया, पानी में जाके क्या हो गया? डिसोसिएट, तो उसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज आएंगी जिसको हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कहते हैं या ऑब्जर्व्ड वैल्यूज कहते हैं, क्या वो वैल्यू पहले से ज्यादा आएंगी? जितनी आनी चाहिए उससे ज्यादा आएंगी? यस। और अगर वो ज्यादा आएंगी यानी कि अगर पाई की वैल्यू बढ़ेगी तो उन वैल्यूज के बेस पर जब मैं उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा, क्या वो मॉलिक्यूलर मास कम नहीं आएगा क्या? मान लीजिए मेरे को किसने बोला कोई सब्सटेंस है वो पानी में डिसॉल्व किया है, आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतने टेम्परेचर पर इतना है तो मैं क्या करूंगा? उस सब्सटेंस के लिए इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। यहां कर देता हूं, मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा बच्चों WRT बाय पाई इंटू वी, ये हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू किसी भी कारण से बढ़ जाए, अगर पाई की वैल्यू किसी भी कारण से बढ़ जाएगी तो m की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? m की वैल्यू कम हो जाएगी। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये नहीं है कि NaCl का मॉलिक्यूलर मास 58.5 से घट के कुछ और हो गया, नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर NaCl पानी में जाके डिसोसिएट होता है तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी उसकी वैल्यू में क्या आ जाएगा? इंक्रीज आ जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू में इंक्रीज आ जाएगा तो इस बेस पर जो मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा मैथमेटिकली, उसकी भी वैल्यू जो आएगी वो जो एक्चुअल वैल्यू है उससे क्या आएगी? कम आएगी, एक्चुअल वैल्यू से कम आएगी। तो ये जो कम वैल्यू आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास तो NaCl का पता ही सबको 58.5 होता है, पर जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास आता है या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आता है वो 58.5 से कम आता है, तो इसको बोलते हैं हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। आइए हम देखते हैं इस वॉन टू फैक्टर को हम न्यूमेरिकली किस तरह से यूज करेंगे। तो न्यूमेरिकली इसको सीखने के लिए मैं एक काम कर रहा हूं, मैं वॉन टू फैक्टर को पहले तो सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेट कर रहा हूं। वॉन टू फैक्टर को सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेट कर रहा हूं। आइए, मैंने आपको बोला व्हाट इज वॉन टू फैक्टर? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और मैं अगर वैल्यू पुट करता हूं तो P नोट B माइनस PS अपॉन P नोट B, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है? हाँ, तो ये इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन P नोट B माइनस PS अपॉन P नोट B, ये इसकी कौन सी वैल्यू है? ये इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू। ऐसे ही डेल्टा TB भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन डेल्टा TB की कैलकुलेटेड वैल्यू। इसके अलावा डेल्टा TF भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, डेल्टा TF की ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू। एट लास्ट पाई भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, पाई की ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू के रेशियो को हम वॉन टू फैक्टर से रिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वॉन टू फैक्टर के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो चारों में से किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे दिए हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आई को निकालना चाहूं या आई की हेल्प से एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को निकालना चाहूं तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? मेरा फॉर्मूला हो जाएगा बेटे, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ वॉन टू फैक्टर एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी कि
बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनिए। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा हो, या फ्रीजिंग पॉइंट पूछा हो, या वेपर प्रेशर पूछा हो, या ऑस्मेटिक प्रेशर पूछा हो, आपने आई को मल्टीप्लाई करके ही उसका आंसर निकालना है। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा डेल्टा टीबी निकालो, तो वो अंडरस्टूड सी बात है, डेल्टा टीबी क्या पूछा है, ऑब्जर्व ही पूछा है, दैट मस्ट बी द मल्टीप्लाई ऑफ आई। कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे आती है, फॉर्मूले से आती है। क्या आपको सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले नहीं पता? पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन पी नोट बी किसके बराबर होता है, एक्स ए के बराबर होता है। डेल्टा टी बी किसके बराबर होता है, के बी इंटू मोलैलिटी के बराबर होता है। डेल्टा टी एफ किसके बराबर होता है, के एफ इंटू मोलैलिटी के बराबर होता है। पाई किसके बराबर होता है, सी आर टी के बराबर होता है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये कैलकुलेट करने के लिए हैं, इसलिए यहां पर ये फॉर्मूला यूज होगा। तो अगर डेल्टा टी बी की बात करूं तो फॉर्मूला आपने क्या सीखा है, के बी इंटू मोलैलिटी सीखा है। इसी तरह से मैं कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, मेरे फॉर्मूले को जो भी मैं निकालता तब तक उसको आई से मल्टीप्लाई करके बड़े आराम से मैं उसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। यानी कि क्या बता रहा हूं मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का अब तक जो फॉर्मूले आप यूज कर रहे थे अब ये यूज नहीं करने, या जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकालने के लिए उसकी वैल्यू को आई से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने टॉपिक नहीं पढ़ा था इससे पहले, तो आप क्या करते थे बच्चों, आप करते थे डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू मोलैलिटी, ऐसे करते थे। डेल्टा टी इजकल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, पाई इजकल टू सी आर टी। बस अब जब भी आपसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछेगा आपने फॉर्मूला तो लगाना ही, उससे पहले किससे मल्टीप्लाई करना जरूरी है, वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। इसके बिना आपका आंसर नहीं आएगा। अब बच्चे जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो एक डाउट भी पूछते हैं कि सर ये तो आप चैप्टर के लास्ट में बता रहे हो, अब तक तो आपने सारे क्वेश्चन बिना आई के करवाए, अब आप अचानक कह रहे हो कि सर सब में आई लगाओ। तो पहले वाले गलत थे कि अब गलत है? ना पहले वाले गलत थे ना अब गलत है, क्योंकि आपको इस चैप्टर में इससे पहले जितने भी केस पढ़ाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के पढ़ाए जाते हैं वाटर के अंदर। यानी कि आप याद करो जितने भी एग्जांपल आपको दिए जाते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के वाटर में एग्जांपल होते हैं। आपको ग्लूकोज के एग्जांपल से सिखाया गया, आपको फ्रक्टोज के एग्जांपल से सिखाया गया, आपको यूरिया के एग्जांपल से सिखाया गया, और सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का वाटर में, सभी का तो नहीं, जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो सभी सब्सटेंस वाटर में डिसोल्व होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उन सबका वांट ऑफ फैक्टर कितना होता है, 1। और अगर 1 होता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अभी तक आपका काम चल जाता था, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, पाई ये सब निकाल लेते थे, आंसर सही आते थे। लेकिन अगर सब्सटेंस ऐसा आ जाए सोल्यूट जो पानी में जाके या तो डिसोसिएट हो जाए या पानी में जाके एसोसिएट हो जाए, उस केस में आपको आई को यूज करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो मैं कहता हूं NaCl, अब मान लो NaCl दे देगा तो उस केस में उसका आई निकालना पड़ेगा पहले, उस आई को निकाल के ही आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कई बार बच्चे ये भी हमसे पूछते हैं कि सर कभी तो आई का मल्टीप्लाई करते हैं कभी नहीं करते, कब आई लेना है कब आई नहीं लेना ये भी बताओ। तो इसका आंसर है हमेशा आई लेना है, इसका आंसर है हमेशा आई लेना है। आई के बिना तो बात ही नहीं करनी। जितने भी फॉर्मूले आपने सीखे इस चैप्टर में पहले, उन सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले से पहले आई को मल्टीप्लाई करना जरूरी है। बिना आई के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आएगी वो सही नहीं आएगी। अब मैं बात करता हूं कि अगर आपको ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी हो और आपको आई को छोड़ के बाकी सब डेटा दे रखा हो, तो उस केस में आई निकाला कैसे जाता है उसकी मैं बात करता हूं, दो अलग अलग केस लेके। पहली मैं बात करता हूं डिसोसिएशन के केस में, फिर मैं बात करूंगा एसोसिएशन के केस में। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। तो दो केस मैं स्टडी करना चाह रहा हूं। एक कर रहा हूं डिसोसिएशन का, यहां लिख देता हूं डिसोसिएशन, एक कर देता हूं डिसोसिएशन का और एक कर देता हूं एसोसिएशन का। एक कर रहा हूं डिसोसिएशन का डिस्कस और एक कर रहा हूं एसोसिएशन का डिस्कस। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा आप लोग। मान लो कोई सब्सटेंस डिसोसिएट होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं। मान लो मैंने AN लिया, अगर ये टूटेगा तो कितने पार्टिकल देगा, N पार्टिकल देगा। जैसे मान लो ऐसे हो A3, तो जब ये टूटेगा तो क्या देगा 3A। तो अगर यहां पे पार्टिकल गिनता हूं तो कितना है, 1 पार्टिकल है बेटे। A3 एक खुद एक पूरा पार्टिकल है, लेकिन यहां जब मैं पार्टिकल गिनूंगा तो कितने पार्टिकल्स आ गए, 3 पार्टिकल्स आ गए। तो ये जो केस होते हैं किसके होते हैं, ये डिसोसिएशन के केस होते हैं। इसके उलट इसी रिएक्शन को उल्टा कर दूं, Na पार्टिकल जब मिलके एक पॉलीमर टाइप स्ट्रक्चर बना लेंगे
तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा एसोसिएशन है, क्योंकि 3 A पार्टिकल जुड़े और उन्होंने मिलकर क्या बना लिया, A3 बना लिया। तो यहां पर 3 पार्टिकल्स थे और बाद में कितने पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, 1 पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसा केस जिसमें पार्टिकल का नंबर घटता है वो एसोसिएशन होता है, और जिस केस में पार्टिकल का नंबर बढ़ता है वो कौन सा केस होता है, डिसोसिएशन का केस होता है। पहले मैं डिसोसिएशन के लिए बात कर रहा हूं, फिर मैं एसोसिएशन के लिए बात करूंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहां पर, अब मैं वापस लिख दूं, AN से ही कर देता हूं। अगर मैं कहूं स्टार्टिंग में t = 0 टाइम पर मान लीजिए इसके 1 मोल था, तो इसका मोल कितना था, 0। और t टाइम होते होते मान लीजिए इसमें से अल्फा मोल चले गए, अब ये कितने अल्फा बन जाएगा, n अल्फा, n से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो I होता है ये क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। सुनते जाना, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है, यानी कि पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल्स पे भी डिपेंड करेगी, पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल पे भी डिपेंड करेगी। तो कैलकुलेटेड वैल्यू का मतलब, कैलकुलेटेड वैल्यू का मतलब मैं ये मान के चलूं कि पार्टिकल ना तो डिसोसिएट हुआ ना एसोसिएट हुआ, उस टाइम कितने मोल पार्टिकल थे, 1 मोल। स्टार्टिंग में कितना लिया था आपने, 1 मोल। लेकिन जो पार्टिकल टूट गया, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 नहीं रहे, अब पार्टिकल कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। कई बच्चों को लगता है सर इसको क्यों ले रहे हो, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि यहां कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही है, और सॉल्यूशन के अंदर अगर ये एक पार्टिकल है तो ए भी एक पार्टिकल कितना डील होगा। मत भूलो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, केवल किस पे डिपेंड करती है, उसकी काउंटिंग पर या उसके मोल्स के नंबर पर। तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू आनी चाहिए थी वो तो 1 मोल के अकॉर्डिंग आनी चाहिए थी। अगर पार्टिकल ना टूटता ना जुड़ता तो 1 के हिसाब से आती, लेकिन अगर पार्टिकल टूट गया तो नेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले से बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। देख लो, अब जो पार्टिकल आएंगे अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो इनका टोटल कितना आता है, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, या 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लिया, n माइनस 1। अब कुछ सोचो, पार्टिकल का नंबर बढ़ा या कम हुआ, n की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 2। भाई एक चीज टूटेगी तो कम से कम 2 पार्टिकल तो देगी। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू भी ले लो 2, तो 2 माइनस 1 कितना होता है, 1। तो अब टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फा हो गए। पहले कितने मोल था, 1 मोल। टूटने के बाद नेट पार्टिकल के मोल कितने हो गए, 1 प्लस अल्फा। क्या पार्टिकल का नंबर बढ़ गया अब, यस। तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा आएंगी कैलकुलेटेड की कंपैरेटिवली। तो अगर पार्टिकल के नंबर पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है तो ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी किस बेस पे आएगी, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा के बेस पर। और कैलकुलेटेड किस बेस पे आती, कैलकुलेटेड किस बेस पे आती है, 1 मोल ही मान के चलते हैं। हमें मानते हैं कैलकुलेटेड करते वक्त ना तो ये टूटा होगा ना जुड़ा होगा। तो मैं यहां से अगर अल्फा निकालता हूं, I = 1 प्लस अल्फा, सॉरी 1 माइनस अल्फा था n माइनस 1, तो I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। यहां से आपका क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, या इस फॉर्मूले से आपका क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। इस तरह से मैं I की कैलकुलेशन भी कर सकता हूं, और I अगर आपको नहीं दे रखा उससे मैं अल्फा भी निकाल सकता हूं। जहां तक n का सवाल है तो ये आपको उस सोल्यूट को देखना पड़ेगा। जैसे NaCl MgCl2 और AlCl3 एंड लास्ट लिख रहा हूं K4 FeCN6। कितने पार्टिकल में टूटेगा, 2 में, तो n कितना है, 2 है। कितने पार्टिकल्स में टूटेगा, 3 में। कितने पार्टिकल्स में टूटेगा, 4 में। ये कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या याद रख लो, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब एक पार्टिकल, और इसके लेफ्ट में या राइट में जितने पार्टिकल होते हैं उसको जोड़ना है। जैसे अगर मेरे से पूछेगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड में n की वैल्यू कितनी है, मैं क्या कहूंगा, 5 है, कि जब ये आयनाइज होगा तो 4 तो पोटेशियम निकल जाएंगे और एक बड़ा सारा कॉम्प्लेक्स आयन निकल जाएगा। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स आए बस आप लोग उसका n आराम से निकालना, ध्यान से निकालना। तो इन 2 फॉर्मूलों के थ्रू मैं या तो अल्फा दे देगा तो वांटो फैक्टर निकाल लूंगा, और कई बार वांटो फैक्टर दे के अल्फा पूछता है तो मैं इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकता हूं। आइए हम बात करते हैं एसोसिएशन की। आइए हम बात करते हैं एसोसिएशन की। अगर मैं इसकी बात करूं तो वही बात है, 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा बाय n। कई बच्चों को ये भी समझ नहीं आता, तो उसके लिए मैं अलग से लिख देता हूं। क्या मैं x के बेस पे लिख सकता हूं,
1 माइनस एन एक्स, तो ये कितना बना होगा x। आप लोग जानते हैं इतनी स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से तो जाता है और 1 स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से बनेगा। और अगर मैं 1 में से जाने वाली सारी क्वांटिटी को अल्फा कहता हूं, जनरली अल्फा कौन सा फ्रैक्शन होता है जो 1 मोल में से जाता है, तो nx को अगर अल्फा कह देता हूं तो वही बन जाएगा बेटे, nx की जगह तो क्या आ गया अल्फा। जब nx अल्फा है तो x क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं मैं अल्फा बाय n। तो इसलिए बुक्स में लिखा होता है, एक लिखा होता है 1 माइनस अल्फा, एक लिखा होता है अल्फा बाय n। अब वही बात है, आई ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व प्रॉपर्टी किस बेस पे आएंगी, अब कितने पार्टिकल्स हैं उस बेस पे आएंगी। अब कितने पार्टिकल्स हैं जोड़ लो इनको, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, और ना टूटता ना जुड़ता तो कितने पार्टिकल्स होते 1। तो फिर यहां से सोल्व करेंगे तो i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1 बाय n कॉमन ले लिया, तो या तो i निकालना हो तो ऐसे निकाल लो नंबर 3, या 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन, ऐसे कर लो, अल्फा 1 माइनस 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 माइनस आई। तो अल्फा क्या हो जाएगा 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n। इस तरह से आप अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो आई के थ्रू, और आई की वैल्यू भी निकाल सकते हो किसके थ्रू, अल्फा के थ्रू। तो जब भी आपको डिसोसिएशन का केस देगा आई ऐसे निकाल लेना, और जब भी आपको एसोसिएशन का केस देगा आई आप इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसको यूज करना सीखते हैं, किस तरह से आपने इसको यूज करना है। आइए स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। अब मैं बात करने वाला हूं इसका यूज कैसे करना है। आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा आप लोग। अगर किसी पार्टिकल में डिसोसिएशन या एसोसिएशन का केस आपको पता लग जाए तो क्या करना है। मैंने बोला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। और किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पर भी करती है। अब मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपको 3 सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, NaCl, Na2SO4 एंड K4FeCN6। मान लीजिए आपको 3 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ये 3 सॉल्यूशन आपको दिए हुए हैं। इसकी 0.4 मोलर कंसंट्रेशन है, 0.2 मोलर कंसंट्रेशन है, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है। टेम्परेचर सेम है सबके, इसका भी T सॉल्यूशन का, इसका भी T, इसका भी T। इसका जो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है वो 90% दिया हुआ है, इसका 80% दिया हुआ है, और इसका 70% दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है ये कि इन तीनों, इनको बोल दो A सॉल्यूशन, इसको बोल दो B सॉल्यूशन, इसको बोल दो C सॉल्यूशन। तो आपसे पूछ रहा है इन तीनों सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर, इन तीनों सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट, इन तीनों सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट, और इन तीनों सॉल्यूशन के पाई का एक ऑर्डर बताइए क्या होगा। तो मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, एक बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग। बच्चों आप जानते ही हो कि मान लो मैं कहता हूं एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए मैं कहता हूं पाई इक्वल टू ICRT। मैंने बोला ना आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि मैं ये बोल रहा हूं पाई ऑब्जर्व्ड प्रोपोर्शनल टू आई एंड सी, क्योंकि मैंने बोल दिया टेम्परेचर सबके सेम है, आर वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो आई प्रोपोर्शनल टू आई, पाई प्रोपोर्शनल टू आई इंटू सी। यानी कि जिस सोल्यूट के आई और सी का प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो क्या मैं एक बात कर सकता हूं आपसे, मैं आई की वैल्यू निकाल लेता हूं इसके लिए। फर्स्ट केस में आई फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। अल्फा दिया 90% यानी कि 0.9, आई माइनस 1 अपॉन एन कितना NaCl के लिए, कितने पार्टिकल में टूटता है ये, 2 पार्टिकल में, तो 2 माइनस 1। तो इस तरह से अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 1.9 आ जाएगा आई की वैल्यू। ऐसे ही अल्फा आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 के बेस पर अल्फा कितना दिया हुआ है 0.8, आई माइनस 1 अपॉन एन कितना है इसका, कितने पार्टिकल में टूटेगा, 3 में, 2 + 1 3, तो 3 - 1, 3 - 1 कितना होता है 2, 2 × 0.8 1.6,
तो आई कितना आ जाएगा बेटे 2.6 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर एल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, एल्फा दिया हुआ है 0.7, आई माइनस वन, एन कितना है मैंने भी बताया था आपको, इसका एन मैंने आपको 5 बताया था 5, तो नीचे आ जाएगा 5 माइनस वन, 5 माइनस वन 4, 4 इंटू 0.7 2.8, तो आई कितना आ जाएगा बेटे 3.8। तो मैं क्या बोलूंगा, पाई 1 पाई 2 पाई 3 की वैल्यू निकाल रहा हूं, पाई 1 पाई 2 पाई 3, ये I1 C1 I2 C2 और I3 C3 के रेशियो में होगी। I1 कितना है 1.9, C1 कितना है 0.4 is 2, I2 कितना है 2.6 और C कितना है 0.2 और ये कितना है 3.8। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.76 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.52 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.38 आएगा। तो मुझे पता लग गया पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2 इज ग्रेटर देन पाई 3। यानी कि अगर मेरे से कोई पूछेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कब पड़ेगी, तो क्या मैं कह दूं आई और सी का मल्टीप्लाई बढ़ने पर, या और इजी कर देता हूं आई और नंबर ऑफ मोल्स, अगर इसका मल्टीप्लाई टर्म बड़ी होती है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। पर न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में आपसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं पूछी, आपसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पूछी हुई हैं। आपको सर क्या मतलब है, यह मतलब है कि डेल्टा टीबी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे ही डेल्टा टीएफ तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कई बार ये 4 प्रॉपर्टीज पूछकर वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो पाई वाली बात तो आपको समझ में आ गई, तो अगर मैं पाई वाली बात समझा रहा हूं तो मैं बाकी बातें भी समझा सकता हूं आपको बिल्कुल आराम से। आइए देखते हैं, अगर मैं बाकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मैंने बोला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल है आई और सी के, ठीक है ना। अब जरा इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू तो पुट करूं, पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन पी नोट बी, इसकी ऑब्जर्व वैल्यू प्रोपोर्शनल है I1 C1 के, आई और सी के सॉरी। तो अगर ये आई सी के प्रोपोर्शनल है, पी एस माइनस साइन के साथ है बेटे, तो अगर आई और सी का प्रोडक्ट बढ़ता है तो पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन पी नोट बी, इसकी वैल्यू तो बढ़ेगी नो डाउट, लेकिन बेटे आपसे तो पी एस पूछा है ना, तो पी एस की वैल्यू घटेगी नहीं क्या। ये है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। आपने बोला कि रिलेटिव लोअरिंग की वैल्यू बढ़ेगी जितना आई और सी बढ़ेगा, सही बात है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो क्या पी एस कम नहीं होगा, क्योंकि माइनस में है टर्म ये। तो हम क्या सीखे, आई सी का प्रोडक्ट बढ़ने पर पीएस नहीं बढ़ता, पीएस घटता है। ऐसे ही दूसरी की बात करते हैं, दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डेल्टा टीबी, ये भी आई और सी के प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन आप जानते हो डेल्टा टीबी कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ये प्रोपोर्शनल है आईसी के। तो आप मुझे बताओ आईसी जितना बढ़ेगा ये टर्म उतनी बढ़ेगी, और अगर ये टर्म बढ़ेगी तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आई और सी का मल्टीप्लाई बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या होगा, ज्यादा होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल टू आई इंटू सी, और डेल्टा टीएफ क्या होता है, सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ये आईसी के प्रोपोर्शनल है। फिर वही बात है, माइनस में टर्म आ गई, तो मैं क्या बोलूंगा, अगर आईसी की वैल्यू बढ़ेगी तो नो डाउट डेल्टा टीएफ तो बढ़ेगा, लेकिन सॉल्यूशन का टीएफ क्या होगा, घटेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, और लास्ट तो मैंने आपको पहले बता दिया, पाई प्रोपोर्शनल टू आई एंड सी, तो पाई तो मैंने सीधा ही बता दिया, अगर आई सी का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो पाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि वॉन टू फैक्टर के साथ दो प्रॉपर्टीज तो बढ़ती हैं, लेकिन दो प्रॉपर्टी घटती भी हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी घटती है, एक तो घटता है वेपर प्रेशर और एक घटता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या मैं कह सकता हूं, देखना इधर, आई और सी का प्रोडक्ट अगर बढ़ता है तो पीएस डिक्रीज होता है, सॉल्यूशन का
बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है और सॉल्यूशन का पाई क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस तरह से मैं अलग अलग सॉल्यूशंस की डिफरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू को निकाल सकता हूं। तो ये आपका वॉन टू फैक्टर पर लेक्चर था। वॉन टू फैक्टर क्या होता है, ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रेशियो होता है। अगले वीडियो में फिजिकल केमिस्ट्री के मैं नए वीडियो के साथ या नई यूनिट के साथ आपके सामने आऊँगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर एक लोगो आएगा, आप उसको क्लिक करेंगे, मेरी पिक आएगी, उसको क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। मैं डेली इस पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो जिन बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है केमिस्ट्री की, वो आप इसको यूज़ करके कर सकते हैं। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच।